देखिए बच्चों, अपन ने जो तुम्हारे चैप्टर्स थे, सबसे पहले चैप्टर आता था इंट्रोडक्शन। फिर मैंने बताया था कि कोई भी आदमी 5 कंडीशन पूरी करे तो जीएसटी लगता है। गुड्स और सर्विस होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, पर्सन टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और वो नॉट एग्जम। अगर ये पांचों कंडीशन पूरी हो जाती है ना, तो आपको सबसे पहले अपने आप को जीएसटी में क्या करवाना होता है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको अपनी लाइब्रेरी डिस्चार्ज करनी होती है। और लाइब्रेरी डिस्चार्ज करने के दो मैनर है, नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। नॉर्मल स्कीम में जो भी हमारी गुड्स की वैल्यू होती है, तो वैल्यू पे अपन क्या लगा देते हैं? जीएसटी, जिस पे आउटपुट टैक्स आ जाता है, और हमको जो आईटीसी मिलती है परचेज की, वो लेस कर देते हैं। कंपोजिशन स्कीम में जो भी हमारा टर्नओवर होता है, उसका नोटिफाइड परसेंटेज हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो अभी अपन एक बार लास्ट क्लास में मैंने आरसीएम और फिर कौन पे करेगा और कब पे करेगा, तो आरसीएम, एफसीएम और इको, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं अभी जो नेक्स्ट 30-45 मिनट पढ़ाऊंगा, एक बार टैक्सेबल पर्सन, एक बार कंपोजिशन स्कीम, और आईटीसी के दो पार्ट आपको अभी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। उसके बाद अपन क्लास ओवर करेंगे। और आई कल अपन वैल्यूशन और आईटीसी का रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। उसके बाद फिर आपकी आती है बड़े बड़े क्वेश्चंस, वो करने हैं, और एग्जामिशन। इससे तुम्हारा जीएसटी का प्रैक्टिकल पूरा खत्म हो जाता है। अब मैं एक एक सेक्शन लिख रहा हूँ। सबसे पहले टैक्सेबल पर्सन सेक्शन में एक 22(1) है, 2 है, 3 है, 4 है, एक्सप्लेनेशन 1 है, एक्सप्लेनेशन 2 है, 23(1) है, 2 है, जिसके 3 पार्ट है, 24(1)(2), जिसके 12 पार्ट है, 12। ठीक है। इसके अंदर है 3 लोग ऐसे हैं, 4, जिनका टर्नओवर अगर करोड़ों रुपए हो ना, तो भी उनको टैक्सेबल पर्सन नहीं माना। जो होली एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करता है, जो नॉन टैक्सेबल गुड्स में डील करता है, इंडिविजुअल एक्चुअल जो एग्रीकल्चरिस्ट है, टू द एक्सटेंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड, और ऐसा बंदा जिसकी सभी सेवाओं पे आरसीएम लगता है। बताओ, इनका टर्नओवर कितना भी हो, ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल नहीं है। फिर लॉ में 12 ऐसे लोग हैं जिनका टर्नओवर अगर 1 रुपया भी हो ना, तो भी कंपल्सरी लायबल है। तो कोई भी आदमी जो पिछली 3 कंडीशन पूरी करके आया है, फिर तुम्हारे पास आता है, क्या मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ? तो सबसे पहले चेक करो 23 में आ रहा है क्या। अगर वहां नहीं आ रहा, तो चेक करो 24 में आ रहा है क्या। 24 में ये है कि अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो गुड्स की, अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स, यहाँ पे सर्विस नहीं है और इंट्रा नहीं है, और टैक्सेबल गुड्स है, तो सेक्शन 24 में आपको कंपल्सरी क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, चाहे आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो या इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, आपको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कराना है, टर्नओवर कितना भी हो। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सप्लायर हो, तो फिर 24 नहीं लगेगा, 22 लगेगा। एक है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा हो या इंटर स्टेट, अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, टर्नओवर कितना भी हो, सेक्शन 24 बोलता है कंपल्सरी करवाना पड़ेगा। और खास बात है, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट गुड्स कवर नहीं है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स शुरू के 2 में ही है। 3 तो ये हो गए। एक होता है जिन सेवाओं पे आरसीएम लगता है सेक्शन 9(3) में, इंश्योरेंस एजेंट, डायरेक्टर, ऑथर। तो जहाँ रिसिपेंट होता है ना, उसको कंपल्सरी क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। तो बच्चों 4(1) याद कर लो आप। फिर 3 आते हैं इको वाले, जो लोग इको के थ्रू गुड्स बेचते हैं, इको के थ्रू। एंड इको सेक्शन 52 में टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लाइबल है। तो वहां पे उस पर्सन को कंपल्सरी क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। जैसे मान लो मैं इको के थ्रू खिलौने बेच रहा हूँ, चाहे भले ही मेरा टर्नओवर 2 लाख रुपए हो, मुझे क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर मैं इको के थ्रू सर्विस दे रहा हूँ, तो 24 नहीं लगेगा, फिर 22 लगेगा। इको जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लाइबल है, उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, चाहे वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। 9(5) वाली सर्विस, जैसे रेडियो टैक्सी,
होटल, हाउसकीपिंग, जहाँ इको लाइबल होता है तो इको को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है। तो 3 पॉइंट किसके? इको के। इंटरस्टेट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, सीटीपी, एनआरडीपी, जिन सेवाओं पे आरसीएम लग रहा है, 3 इको के हैं, 4 और 3 7। कोई पर्सन जो सेक्शन 51 में टीडीएस काटने के लिए लाइबल है, उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है। डज नॉट मैटर कि वो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है। डज नॉट मैटर कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर आप शेड्यूल 1 वाले एजेंट हो, शेड्यूल 1 वाला एजेंट वो होता है जो अपने नाम से कस्टमर को इनवॉइस इशू करता है। तो अगर आपका प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन है और एजेंट क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, तो एजेंट को भी कंपल्सरी क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा अगर आप OIDAR सर्विस इंडिया के बाहर से अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंडिया में दे रहे हो, तो OIDAR को कंपल्सरी क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। बच्चों, ये 12 लोग हैं जिनको कंपल्सरी क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। 12 है, एनी अदर नोटिफाइड पर्सन। तो जो दूसरे स्टेट में गुड्स की सप्लाई कर रहा है, सीटीपी, एनआरटीपी, जिन सेवाओं पे आरसीएम लगता है, और जो इको के थ्रू गुड्स बेचता है, इको जो टीसीएस कलेक्ट करता है, 95 वाला इको, और टीडीएस काटने वाला, आईएसडी वाला, अगर एज प्रिंसिपल टैक्सेबल तो एजेंट, और OIDR वाला, इनको कंपल्सरी क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि इसके 23 और 24 में तो नहीं आ रहे हो। अगर आप 24 में आ रहे हो तो टर्नओवर निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप लाइबल। ओके सर। अब मान लो मैंने आपको 23 भी पढ़ा दिया और 24 भी पढ़ा दिया। अब सपोज करो कि आप ना तो 23 में आ रहे हो और ना 24 में आ रहे हो। अब सेक्शन 22 1 2 3 4 एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2, ये हमारे प्रोविजंस है। अब ये कहता है कोई भी बंदा जिसका एग्रीगेट टर्नओवर, कोई भी बंदा जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एप्लीकेबल लिमिट से ज्यादा है ना, एग्रीगेट टर्नओवर एप्लीकेबल लिमिट से ज्यादा है, तो जिन जिन स्टेट से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है ना, वहां वहां रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर एप्लीकेबल लिमिट से ज्यादा है। सर ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? इसकी आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ सकता है, और या आपको पता होना चाहिए कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या करते हैं। बच्चों, मान लो कोई दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, उसकी एक परचेज होती है FCM वाली और एक RCM वाली। बच्चों, जब दुकानदार का आप टर्नओवर निकालोगे तो परचेज कभी भी टर्नओवर में नहीं आएगी। ओके सर। उसके अलावा अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, या एक्सपोर्ट कर रहे हो, या टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, या नॉन टैक्सेबल गुड्स वाली सप्लाई कर रहे हो, जीरो रेट वाली सप्लाई कर रहे हो, नील रेट वाली, तो ये टर्नओवर में आएगा। सर हम एग्जाम सप्लाई करते हैं तो फिर वो तो 23 के हिसाब से बाहर हो गया ना। बच्चों, 23 से तब बाहर होता है जब आप 100% एग्जाम सप्लाई कर रहे हो। जब आप 100% एग्जाम सप्लाई नहीं कर रहे हो तो 23 तो लगेगा नहीं, फिर अपन 22 के पास आएंगे। फिर 22 में जब टर्नओवर निकालोगे ना तो दोनों आएगा। तो इंट्रा हो, इंटर हो, एक्सपोर्ट हो, सब आएगा। टैक्सेबल हो, एग्जाम हो, नॉन टैक्सेबल हो, जीरो रेट हो, नील रेट हो, सब आएगा। लेकिन ट्रांजेक्शन इन मनी और ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो गुड्स ही नहीं है। जो शेड्यूल 3 वाली सप्लाई है वो भी नहीं आएगी। अगर हम जॉब वर्कर को माल भेज रहे हैं तो बेचा थोड़ी है, भेज ही तो रहे हैं, वो भी सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर हम डिस्टिंग पर्सन या डिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट को करते तो वो आएगा, लेकिन अगर एडिशनल प्लेस को करते तो वो नहीं आएगा। और हम जो टर्नओवर लेते हैं वो पैन नंबर वाइज लेते हैं। मान लो आपका दिल्ली में भी ऑफिस है, जयपुर में भी ऑफिस है, और पैन नंबर एक ही है, तो टर्नओवर पैन नंबर वाइज लेंगे। हमने कस्टमर से जीएसटी लॉ के अलावा कोई अदर लॉ का टैक्स लिया है, वो भी टर्नओवर में आएगा, लेकिन जीएसटी लॉ का टैक्स टर्नओवर में नहीं आएगा। तो इनको तो जोड़ेंगे नहीं और इन सबको हम लेंगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर पे कमांड होनी चाहिए बच्चों। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा कि आपने ऐसे ऐसे सेल की, बताओ आप जीएसटी में लायबल हो या नहीं हो। एप्लीकेबल लिमिट क्या होती है? अब जैसे आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा, अगर यहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो एप्लीकेबल लिमिट होगी 10 लाख। ओके सर। अगर आप इन स्टेट के अलावा कोई अदर स्टेट से सप्लाई कर रहे हो, आप सर्विस के सप्लायर हो, तो एप्लीकेबल लिमिट होगी 20 लाख। अगर आप गुड्स के सप्लायर हो, ठीक है, और अगर आप अरुणाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, पौंडीचेरी, तेलंगाना से सप्लाई कर रहे हो तो 20 लाख की लिमिट लगेगी। अगर आप इन स्टेट के अलावा कहीं और से सप्लाई कर रहे हो और अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हो तो बताओ 20 लाख की लिमिट लगेगी। अगर आप यहाँ कहीं नहीं आ रहे हो तो 40 लाख की लिमिट लगेगी। तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा है तो आपको जिन जिन स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा, मान लो आप जयपुर से भी टैक्सेबल सप्लाई करो, जयपुर में 40 लाख की लिमिट है और मणिपुर से भी कर रहे हो, तो एक आदमी पर अगर दो लिमिट अप्लाई हो रही है तो जो कम वाली लिमिट होगी ना 10 लाख वाली वो अप्लाई होगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। 22 बताओ, जीएसटी से पहले कोई अदर लॉ में अगर आप अपॉइंटेड डे के दिन रजिस्टर्ड हो, अपॉइंटेड डे की डेट है 22 जून, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको एक बार जीएसटी में कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। 22 ये बोल रहा है कि जैसे मान लो आप अभी इंडिविजुअल के नाम से काम कर रहे हो और अब आप कंपनी के नाम से काम करने लगे तो उसको बोलते हैं सक्सेशन। तो इंडिविजुअल अगर रजिस्टर्ड था तो आप कंपनी के नाम से काम कर रहे हो तो कंपनी को भी क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो मतलब सक्सेशन हो जाता है तो अगर पुराना रजिस्टर्ड है तो नए आदमी का टर्नओवर कितना भी उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसे जब अमालगमेशन डीमर्जर होता है तो पुरानी कंपनी रजिस्टर्ड है और वो अब नई कंपनी में इनकॉर्पोरेट हो गई तो नई कंपनी पुरानी कंपनी का जीएसटी नंबर यूज नहीं करेगी, उसको नया लेना पड़ेगा। और जिस दिन नई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला उस दिन से वो रजिस्ट्रेशन लाने के लिए लायबल मानी जाएगी। अब दो एक्सप्लेनेशन आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि जैसे मान लो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है और एजेंट शेड्यूल 1 वाला एजेंट है और एजेंट आगे कस्टमर को सप्लाई कर रहा है अपने नाम से, या प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज करके या खुद के नाम से, लेकिन इनवॉइस एजेंट काट रहा है, मतलब शेड्यूल 1 वाला एजेंट है। इस केस में टर्नओवर किसका माना जाएगा, एजेंट का। तो प्रिंसिपल ने जो एजेंट को सप्लाई की वो प्रिंसिपल का टर्नओवर है और एजेंट जो कस्टमर को करेंगे तो वो एजेंट का टर्नओवर है। लेकिन जहां इनवॉइस प्रिंसिपल डायरेक्ट कस्टमर को काट रहा है, एजेंट ऊपर है, उस केस में टर्नओवर प्रिंसिपल का माना जाएगा। एक एक्सप्लेनेशन और है कि जैसे एक प्रिंसिपल है और एक जॉब वर्कर है, अगर आप जॉब वर्कर को माल ट्रांसफर करते हो तो वो सप्लाई नहीं है, जॉब वर्कर जब आपको रिटर्न करेगा वो भी सप्लाई नहीं है, और जॉब वर्कर आपसे जब जॉब वर्क चार्ज लेगा तो वो सप्लाई है। ओके सर, अब मान लीजिए प्रिंसिपल का माल जॉब वर्कर के यहाँ पड़ा हुआ है, प्रिंसिपल का माल जॉब वर्कर के यहाँ पड़ा हुआ है और एक कस्टमर का ऑर्डर आया, तो प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के प्लेस से ही कस्टमर को माल डिलीवर कर दिया और जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, तो उस क्वेश्चन में टर्नओवर किसका माना जाएगा, बच्चों प्रिंसिपल का माना जाएगा। सर अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड तो माल भेज ही नहीं सकते, उसके लिए फिर आपको जॉब वर्कर के प्लेस को एडिशनल प्लेस डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। इस तरह से आपका टैक्सेबल पर्सन चैप्टर खत्म होता है। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं इस चैप्टर से, बताओ कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल नहीं है, कोई भी 8 नाम बताओ या 6 नाम बताओ जो कंपल्सरी लाइबल है। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बताओ, या मान लो एक लिमिट आ जाएगी और बताओ कि ये व्यक्ति लाइबल है नहीं है, उस केस में आपको टर्नओवर में क्या जोड़ेंगे क्या नहीं जोड़ेंगे। कई बार लिमिट के हिसाब से तो लाइबल नहीं हो रहे बट आप 24 में आ रहे हो तो लाइबल हो जाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो अब अपन को ये जो 4-5 चैप्टर्स है, टैक्सेबल, कंपोजिशन, वैल्यूशन, आईटीसी, आरसीएम, इनके मिक्स क्वेश्चन आते हैं आपके सीए के अंदर भी और सीएमए में भी आते हैं, तो वो मिक्स क्वेश्चन अपन एक बार आज ये खत्म कर ले फिर मिक्स क्वेश्चन चालू करते हैं। अच्छा, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई। इस तरह से आपका टैक्सेबल पर्सन चैप्टर खत्म होता है। अब हमने मान लो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, गुड्स भी था, सप्लाई भी थी, सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में भी थी और वो टैक्सेबल पर्सन भी था। अब ना वो प्रोडक्ट एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, तो एग्जम्पशन कौन कौन सी होती है इसको सबसे बाद में पढ़ा करो बच्चों, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, काफ़ी लोग उसको छोड़ के जाते हैं, बट आपको बताया जाएगा कौन कौन सी चीज़ें एग्जम्प्ट होती है। अगर आप पांचों कंडीशन पूरी कर देते हो तो आपको जीएसटी में क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपके पास दो स्कीम होती है, नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। नॉर्मल स्कीम में तो आप क्या करते हो, जो आपका सेल का टैक्स आता है उसमें से परचेज का टैक्स माइनस करते हो और बैलेंस सरकार को जमा कराते हो। कंपोजिशन स्कीम में जो भी आपका टर्नओवर होता है
उसका नोटिफाइड परसेंटेज आप गवर्नमेंट को जमा कराते हो। तो आइए अपन कंपोजिशन स्कीम के बारे में आते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, कोई भी पर्सन जो कंडीशन 5 ऊपर वाली कंडीशन कर चुका है तो टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे और वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लायबल है। ओके, अब कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लायबल है तो अपनी लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेगा? जीएसटी में लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के दो मेथड है, नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। नॉर्मल स्कीम में आप क्या करते हो, जो भी आपकी सेल होती है उस पर जीएसटी लगाते हो, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। और जो भी आपकी परचेज होती है सेक्शन 16 या 17 के हिसाब से जिसकी आईटीसी मिलती है वो लेस कर लो और बैलेंस आपको जमा कराना होता है। लेकिन अगर आप कहाँ चले गए, ठीक है, अगर आप कहाँ चले गए कंपोजिशन स्कीम में, तो जो आप परचेज करते हो आपको किसी प्रकार की आईटीसी नहीं मिलेगी। जब आप कस्टमर को माल बेचते हो तो आप जीएसटी भी चार्ज नहीं करोगे। जैसे ही महीना खत्म हो जाएगा, क्वार्टर खत्म हो जाएगा, उस क्वार्टर में जितना भी आपका टर्नओवर है उसका आप 1%, 5% या नई स्कीम आई है 6% आपको पे करना पड़ेगा अपनी जेब से, और ये पैसा आप कस्टमर से इनवॉइस में चार्ज नहीं कर सकते। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि कंपोजिशन स्कीम में जा कौन सकता है? बच्चों, कंपोजिशन स्कीम में जो जा सकता है, मैं तो एक तो बताओ डिफरेंस क्या होता है कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम। ये भी रजिस्टर्ड होता है और कंपोजिशन वाला भी रजिस्टर्ड होता है। इसको आईटीसी मिलती है, नॉर्मल वाले को इसको नहीं मिलती। ये कस्टमर से आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा, ये कस्टमर से किसी प्रकार का कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगा। ये टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। ये आउटपुट टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, ये कंपोजिशन टैक्स पे करने के लिए लाइबल है। ये अपनी लाइबिलिटी मंथली डिस्चार्ज करेगा, ये क्वार्टरली करेगा। ये अपनी लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करता है? आउटपुट टैक्स माने इनपुट टैक्स, ये टर्नओवर का नोटिफाइड परसेंट पे करेगा। ये मंथली रिटर्न भरेगा जीएसटीआर 103 भी, ये क्वार्टरली भरेगा सीएमपी 08, उसमें अपना रिटर्न भरेगा। इसमें आपको रिकॉर्ड्स ज़्यादा रखने पड़ते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। अब बताओ कंपोजिशन स्कीम दो प्रकार की होती है ना? एक होती है 10(1) वाली। तो अब हमारे पास सेक्शन कौन कौन से? 10(1), 10(2), 10(2) का प्रोविजो, 10(2)(a है ना, 10(2)(a), 10(3), 4 और 5। आजकल एक नई स्कीम आई है। अब 10(1) क्या बोलता है कि जैसे मान लो आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है। अब कब जाना है आपको कंपोजिशन में? जैसे मान लो आपको 23, 24 में जाना है, तो उससे जस्ट पहले वाला साल कौन सा होता है? 22, 23। अगर 22, 23 में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है तो आप 23, 24 में कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो, और अगर ज्यादा तो नहीं है। लेकिन अगर आप नोटिफाइड स्टेट हो, नोटिफाइड स्टेट कौन कौन सा है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और सिक्किम। अगर आप यहाँ पे बैठ के सप्लाई करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में तभी जा सकते हो टर्नओवर 75 लाख से कम। तो अब ये बोल रहा है कि अगर आप 23, 24 में कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो तो आपका 22, 23 का टर्नओवर इस लिमिट से कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। ये 10(1) बोल रहा है। ओके, अब ध्यान रखना, कुछ लोग होते हैं जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। वो 10(2) बोलता है, भले ही टर्नओवर कितना भी हो। अगर आप सर्विस के सप्लायर हो अदर देन रेस्टोरेंट, अगर आप सर्विस के सप्लायर हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हो। अगर आप दूसरे स्टेट में गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। अगर आप इको के थ्रू माल बेचते हैं गुड्स या सर्विस तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। अगर आप तो सर्विस के सप्लाई नहीं जा सकता रेस्टोरेंट वाले को छोड़कर। अगर आप दूसरे स्टेट में गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हो तो नहीं जा सकते हो। इको के थ्रू गुड्स या सर्विस बेचते हो तो नहीं जा सकते हो। अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो आप नहीं जा सकते, यहाँ ट्रेडर नहीं है। और अगर आप एल्कोहल या पेट्रोल बेचते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। और सीटीपी और एनआरटीपी कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। इसका मतलब सर्विस का सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता रेस्टोरेंट वाले को छोड़कर। अब एक समस्या ये हो गई कि मान लो आप गुड्स के सप्लायर हो और आपने किसी को लोन दिया और वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है। आपने लोन दिया, वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है। तो या मान लो आपकी बैंक में एफडी है, आपको ब्याज मिल रहा है। तो लोन देना एक तरीके से सर्विस की सप्लाई हो गई, तो आपकी कुंडली में दोष आ गया।
मतलब आप गुड्स प्लस सर्विस के सप्लायर हो गए, अब आप कंपोजिशन में जा नहीं सकते हो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब ये आया था तो कोई भी आदमी कंपोजिशन स्कीम में जा ही नहीं पा रहा था। तो फिर सरकार को एक अमेंडमेंट लाना पड़ा कि अगर आप गुड्स के सप्लायर हो और आपको लोन डिपॉजिट इंटरेस्ट पे ब्याज मिलता है, उस ब्याज को इग्नोर कर देना, मतलब हम टर्नओवर में जोड़ेंगे ही नहीं। मतलब मानो कि जैसे कि ये हुआ ही नहीं, ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, इसका मतलब आपकी कुंडली से सर्विस का दोष निकल गया। अब आप देख लो एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप जा सकते हो। अच्छा, तो इसका मतलब 10 वाली स्कीम में कौन जा सकता है? 100% गुड्स का सप्लायर, गुड्स प्लस लोन डिपॉजिट एडवांस पे जो इंटरेस्ट देता है वो जा सकता है। एक गुड्स प्लस रेस्टोरेंट वाला भी जा सकता है। रेस्टोरेंट वाला वैसे तो सर्विस का सप्लायर होता है, बट कंपोजिशन स्कीम में हम 1.5 करोड़ की लिमिट देख लेंगे। अब सपोज करो एक प्रॉब्लम हो रहा थी कि जैसे मान लो आपका काम है वॉच बेचना, घड़ियां बेचना, आपका टर्नओवर 1 करोड़ 40 है, गुड्स बेच देगा। अब आपने क्या किया, जैसे किसी की वॉच खराब हो गई तो ऑफकोर्स जब वॉच खराब होगी तो वो वॉच ठीक कराने उसी कंपनी के पास जाएगा जैसे वॉच खरीदी। अब मान लो उसने सर्विस दे दी वॉच ठीक करने की और टर्नओवर मात्र 2 लाख है। अब बताओ उसकी कुंडली में दोष आ गया क्योंकि सर्विस का सप्लायर हो गया, तो एक कंपोजिशन में नहीं जा सकता। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मेजरली गुड्स बेचने का काम करते थे बट छोटी मोटी सर्विस दे देते थे, तो वो कंपोजिशन स्कीम में जा नहीं पाते थे। तो सरकार ने क्या बोला, एक काम करो, अगर आप गुड्स प्लस सर्विस दोनों के सप्लायर हो तो आप टर्नओवर निकाल लो। टर्नओवर कितना आया? 142 करोड़। इसका 10% ले लो, वो आया 14,20,000 और 5 लाख स्टैंडर्ड है। इन दोनों का हायर ले लो। अगर आपका टर्नओवर इन दोनों के हायर, सर्विस का टर्नओवर इन दोनों के हायर से कम है तो आप 10 वाली कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। इसको बोलते हैं लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस। तो आपका जो भी टर्नओवर है गुड्स प्लस सर्विस उसका 10% और 5 लाख रुपए, दोनों का जो हायर है वो ले लो। अगर आपका सर्विस दोनों के हायर से कम है सर्विस का टर्नओवर, तो आप 10-1 वाली स्कीम में जा सकते हो। पर अगर ऐसा नहीं है, मान लो आप 100% सर्विस के सप्लायर हो या आप गुड्स प्लस आपकी सर्विस की वैल्यू लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा है, तो फिर आप 10-1 वाली स्कीम में नहीं जा सकते। आपके लिए एक नई स्कीम आई है जो पहले तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आई थी, बाद में उस सेक्शन में कन्वर्ट हो गई 10(2)A। बट यहाँ पे एक लिमिट ये है, इस स्कीम में जाने के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए और यहाँ कंपोजिशन रेट 6% होगी और यहाँ 1% और 5, रेस्टोरेंट वाले के लिए 5 और नॉर्मल के लिए 1। तो दो तरह की कंपोजिशन स्कीम फोर्स में है, एक 10(1) वाली और एक 10(2)A वाली। ठीक है, तो हमने कौन कौन से प्रोविजन बता दिए सर आपको? सर आपने हमको 10(1) बता दिया जो इस वाली स्कीम की बात करता है, ये वाली, ये 4 लोग कौन कौन है? 100% गुड्स का सप्लायर, गुड्स प्लस इंटरेस्ट का सप्लायर, गुड्स प्लस रेस्टोरेंट वाला या गुड्स प्लस लिमिटेड वैल्यू वाला। इनके लिए हम 1.5 करोड़ और 75 लाख की लिमिट देखेंगे। और 10(2)A क्या है? जो 10 वाली स्कीम में फॉल नहीं कर रहा वो 10(2)A में आएगा। इसमें 2 लोग आते हैं, 100% सर्विस का सप्लायर और गुड्स प्लस लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस से ज्यादा वाला, बट यहाँ लिमिट 50 लाख की है। अच्छा, तो ये हमने देख लिया। अब जो अदर प्रोविजन है, तो हमारे पास 2 स्कीम हो गई, 10(1) वाली और 10(2)A वाली। अब जो अदर प्रोविजन है 10(2) के, वो यहाँ भी अप्लाई होंगे, यहाँ भी होंगे। प्रोविजो, अगर एक पेन नंबर वाले के 2 ऑफिस है, वो एक ऑफिस के लिए कंपोजिशन में जाना चाहता है और एक के लिए नॉर्मल में, वो पॉसिबल नहीं है। अगर जाएगा तो दोनों में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। 10(3), आप 23-24 में कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो, तो हम टर्नओवर कब का देखते हैं? 22-23 का। मान लो 22-23 का टर्नओवर 70 लाख था, आप कंपोजिशन में चले गए। अब 23-24 का जो टर्नओवर होता है ना, वो क्या हो गया, 50 लाख को या 1.5 करोड़ को क्रॉस कर गया। तो जिस दिन क्रॉस किया ना, जैसे मान लो 30 सितंबर 23 को क्रॉस कर गया, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तो आप कंपोजिशन स्कीम में रहोगे और बाद में आप नॉर्मल स्कीम में हो जाएंगे। इसका नतीजा ये हुआ है कि जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में जो आपने माल बेचा, उसकी माल बेचा उस पर आपको टैक्स नहीं लगाना, और इस पीरियड में कोई माल खरीदा उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। और 30 सितंबर के बाद जो आपने माल खरीदा उसकी आईटीसी मिल जाएगी और आप जो भी माल बेचोगे आपको टैक्स लगाना है। तो ऐसे करके
10(3) ये बताता है। 10(4) बोलता है कि जब तक आप कंपोजिशन स्कीम में हो ना तो आपको आईटीसी मिलेगी ना आप टैक्स चार्ज करोगे। और 10(5) ये बोलता है कि जैसे आप कंपोजिशन स्कीम के एलिजिबल नहीं थे, मान लो 10(1) लिमिट के बाहर थे या 10(2) में आप आ रहे थे और फिर भी आप कंपोजिशन स्कीम में चले गए, उस केस में मान लो आपने कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से 1% टैक्स पे कर दिया जबकि रेट 18, तो आपको एक तो डिफरेंस का टैक्स देना पड़ेगा प्लस सेक्शन 70-71 में आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इस तरह से बच्चों मैंने आपको सारे सेक्शन बताए। फिर इसमें रूल्स भी आते हैं। रूल 3 नहीं पढ़ना, 4 कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए आप ऐसा नहीं कि मिड ऑफ द ईयर चले जाओ, आपको 1 अप्रैल को जाना पड़ेगा। रूल 5 कंडीशन फॉर कंपोजिशन स्कीम, जो कंपोजिशन स्कीम वाला होगा वो इनवॉइस पे लिखेगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम वाला हूँ, अपनी दुकान पे लिखेगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम वाला हूँ। आप करंट ईयर में नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए, प्रीवियस ईयर में भी नहीं होने चाहिए नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस है रूल नंबर 5 में बता रखी है। रूल नंबर 7 कंपोजिशन रेट क्या होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपका जो टोटल टर्नओवर होता है टैक्सेबल और एग्जम्प्ट, उसका 1% लगेगा कंपोजिशन रेट। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो आपका जो टैक्सेबल टर्नओवर है उसका 1% लगेगा। रेस्टोरेंट वाले के केस में टोटल टर्नओवर का 5 लगेगा और जो न्यू स्कीम है उसमें टोटल टर्नओवर का 6 लगेगा। अब बच्चों से मान लो आपकी कंपोजिशन स्कीम में आप हो तो आपका जो सेल साइड है ना उसका तो आपको 1%, 5%, 6% देना पड़ेगा। लेकिन मान लो आपने कोई परचेज की आरसीएम वाली, तो उस केस में उस परचेज पे तो जो रेट होती है ना नॉर्मल, उस रेट से ही आपको पे करना है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में और आप अपने टर्नओवर पे तो 1.5 पे करोगे, लेकिन आपकी कोई परचेज आरसीएम वाली है तो आरसीएम का मतलब होता है पीछे वाले की लायबिलिटी आपको पे करनी है, तो उस पर कंपोजिशन रेट मत लगा देना, उस पर नॉर्मल रेट ही लगेगी। इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है, कौन सा, कंपोजिशन स्कीम। एक चीज और ध्यान रखना, फर्स्ट सप्लाई। फर्स्ट सप्लाई क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आप 22-23 में आपका टर्नओवर 0 है और आप 1 अप्रैल 23 को कहां जा रहे हो, कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो 50 लाख वाली। अब सपोज करो आपने 22-23 में आपका टर्नओवर 0 है। अब मान लो आपने 1 अप्रैल 23 को बिजनेस स्टार्ट किया, इस तारीख को 30 जून को आपका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर गया, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। फिर मान लो आपका टर्नओवर 31 अक्टूबर तक यहां से लाके 30 लाख हो गया, तो अब 950 हो गया, और फिर 31 मार्च 24 तक आपने 15 लाख की ओर सेल कर दी। तो नाउ क्वेश्चन उठता है कि हमने 30 जून को तो क्या करवा लिया, रजिस्ट्रेशन। अब हम कंपोजिशन टैक्स कितने पे करेंगे, 20 लाख के बाद जो हमारी सप्लाई हुई 45 लाख की, उस पे करेंगे कंपोजिशन टैक्स। नहीं, ऐसा नहीं होगा बच्चों। जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे ना, तो इस सप्लाई को हम बोलते हैं फर्स्ट सप्लाई, मतलब रजिस्ट्रेशन के पहले की सप्लाई को बोलते हैं फर्स्ट सप्लाई। तो जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो हम ये बोलेंगे कि आपका टर्नओवर 65 लाख, मतलब इसको भी शामिल करेंगे। लेकिन जब कंपोजिशन टैक्स पे करने की बारी आएगी ना, तो फर्स्ट सप्लाई के बाद जो नेक्स्ट 30 लाख की सप्लाई है, तो जैसे 20 लाख तक तो आपको कुछ पे नहीं करना, 30 लाख रुपए जो नेक्स्ट सप्लाई है उस पर आपको कंपोजिशन रेट से टैक्स पे करना है। ठीक है, और जो आगे वाली सप्लाई है 15 लाख की, उस पर आपको नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब टर्नओवर निकालोगे तो फर्स्ट सप्लाई को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन टैक्स जो फर्स्ट सप्लाई के बाद वाली 30 लाख है ना, ऐसा नहीं कि नए 50 लाख पे कंपोजिशन, तो उस पर आप कंपोजिशन रेट पे करेंगे और ऊपर वाले पे नॉर्मल। अब सर मान लो हम 24-25 में भी कंपोजिशन में जाना चाहते हैं, तो 24-25 में आपका टर्नओवर कितना माना जाएगा, फर्स्ट सप्लाई के बाद वाला नहीं। जब टर्नओवर निकालने की बारी आएगी तो पूरा 65 लाख माना जाएगा, और सर्विस का सप्लायर 23-24 में 65 लाख हो गया, तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। बोलो बच्चों, यहां तक की बात सबको क्लियर है। ठीक है, तो मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर्स रिवाइज करवा दिए। सर आपने हमको इंट्रोडक्शन करवा दिया, गुड्स और सर्विस किसे कहते हैं वो करवा दिया, सप्लाई किसे कहते हैं, टैक्सेबल टेरिटरी नहीं कराया, और टैक्सेबल पर्सन आपने करवा दिया,
एग्जामिशन नहीं कराया। ये 5 हो गए। उसके बाद थ्योरी चालू होती है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और आपको क्या निकालनी है, वैल्यू, ये बाकी है, और एक आईटीसी बाकी है, और आपने आज हमको कंपोजिशन स्कीम भी बता दी है। उसके बाद कौन पे करेगा, आरसीएम, एफसीएम और इको, ये आपने बता दिया। और एक आता है टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब आता है, अपन को आईटीसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आईटीसी। और आईटीसी से पहले एक आता है वैल्यूशन, वैल्यूशन। तो आइए अपन आईटीसी से पहले वैल्यूशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूशन, ठीक है। वैल्यूशन, वैल्यूशन चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर है। सेक्शन 15(1), 2, ए, बी, सी, डी, ई, 15(3), ए, बी, 15(4) और 15(5). इसके अलावा वैल्यूशन रूल्स भी आते हैं, वो हमको नहीं पढ़ने हैं। जैसे मान लो एक आदमी नॉर्मल स्कीम में चले गया, तो बताओ कितनी वैल्यू पे सरकार को जीएसटी पे करेगा। तो बच्चों यहाँ पे सेक्शन 15(1) बोलता है ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जीएसटी लगेगा। तो जैसे आपने 100 रुपए की आइसक्रीम खाई, तो 100 रुपए पे जीएसटी लगेगा। दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, मतलब जितने में ट्रांजेक्शन हुआ ना उस पे जीएसटी लगेगा। बट ध्यान रखना, इसके लिए कंडीशन ये है कि बायर और सेलर नॉट रिलेटेड, और कंसिडरेशन सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब काइंड में कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। अगर बायर सेलर रिलेटेड है या कंसिडरेशन काइंड में है, तो फिर ये दोनों सेक्शन ये बोलते हैं, 15(4) ये बोलता है फिर आपको वैल्यू रूल्स के हिसाब से निकालनी पड़ेगी, रूल्स। और ऐसे ही कुछ नोटिफाइड सर्विसेज होती है जिनकी वैल्यू रूल्स के हिसाब से निकालनी पड़ेगी, तो ये रूल्स आपको पढ़ने नहीं। ओके, तो बायर सेलर रिलेटेड है तो रूल्स देखेंगे, कंसिडरेशन काइंड में तो रूल्स देखेंगे, और नोटिफाइड सर्विस के लिए रूल्स देखेंगे। अदरवाइज जितने में ट्रांजेक्शन हुआ उस वैल्यू पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। अच्छा, अब यहां पे अगर मान लो आपने किसी से 100 रुपए लिए, ठीक है, कुछ चीजें वैल्यू में इंक्लूड नहीं है, मतलब आपने सेपरेट सेपरेट ली, तो 15(2) बोलता है अगर ये वैल्यू वैल्यू में इंक्लूड नहीं है तो इनको भी वैल्यू में जोड़ेंगे। पहला, जैसे मान लो आपने 100 रुपए लिए और अदर लॉ का टैक्स भी कस्टमर से ले लिया 10 रुपए, तो अदर लॉ का जो टैक्स होता है जैसे एक्साइज, म्युनिसिपल टैक्स, तो उसको वैल्यू में जोड़ा जाएगा, मतलब 110 रुपए पे जीएसटी लगेगा। हाँ, जीएसटी लॉ का टैक्स लिया तो वो नहीं जुड़ेगा। तो 15(2) ये बोलता है अगर आपने अदर लॉ का टैक्स लिया है तो उसको वैल्यू में जोड़ेंगे। मान लो आपने 100 रुपए लिए किसी से, और मेरा ऑब्लिगेशन बच्चों ने पे कर दिया, बच्चों के 5 रुपए लगे, मैंने बच्चों से 100 रुपए लिए और मेरा कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन बच्चों ने पे कर दी, तो एक तरीके से बच्चों के कितने रुपए लगे, 105। तो बताओ सप्लायर का ऑब्लिगेशन का रिसिपेंट पे कर दे, वो भी वैल्यू में जोड़ा जाएगा। अब मैं सप्लाई से संबंधित मान लो 100 रुपए मैंने लिए और मैं तुमसे अलग अलग नामों से पैसा ले रहा हूं, पैकिंग, डिजाइन, रॉयल्टी, है ना। तो अगर सप्लाई से संबंधित कोई भी खर्चे होते हैं, ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंस रिलेटेड टू सप्लाई incurred before at the time of supply will be part of the transaction value। इसी तरह से वैसे तो लोन एडवांस के डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, मतलब इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अगर आपने कोई सप्लाई की है और सप्लाई के संबंध में आपने कोई कस्टमर से इंटरेस्ट या पेनल्टी चार्ज की है, वो वैल्यू में जोड़ा जाएगा। और अगर आपको कोई सब्सिडी मिली है, सप्लायर को सब्सिडी मिली है, रिसिपेंट को नहीं, सप्लायर को, ठीक है, अदर देन गवर्नमेंट, और वो सब्सिडी सप्लायर को मिली है, गुड्स और सर्विस से रिलेटेड है और अदर देन गवर्नमेंट मिली है, वो सब्सिडी भी वैल्यू में जोड़ा जाएगा। तो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल में अदर लॉ का टैक्स जोड़ा जाएगा, सप्लायर को ऑब्लिगेशन रिसिपेंट पे कर दे वो जोड़ा जाएगा, ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंस रिलेटेड टू सप्लाई वो जोड़ा जाएगा, सप्लाई से संबंधित कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी है वो जोड़ा जाएगा, और सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट मिलती है और अगर वो सप्लायर को मिली है
और वो इनवॉइस से लिंक है तो जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, प्री और पोस्ट। मान लो आप किसी से 100 रुपए लेते हो और हाथों हाथ 15 रुपए का डिस्काउंट दे देते हो, तो अगर आपने डिस्काउंट इनवॉइस में शो किया सेपरेटली, तो एट द टाइम और बिफोर द सप्लाई अगर आपने डिस्काउंट दिया तो वो लेस होगा, 85 रुपए पे लगेगा। एक होता है पोस्ट डिस्काउंट, मतलब आपने अभी तो 100 रुपए का ही माल बेच दिया और बाद में अगर उसने टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर दी तो डिस्काउंट दे दिया। तो पोस्ट डिस्काउंट के केस में एक बार तो क्या होगा, पूरे 100 रुपए पे जीएसटी लग जाएगा। फिर मान लो अगर वो कंडीशन पूरी कर देता है तो फिर उसका एक एडजस्टमेंट होता है। वो एडजस्टमेंट के लिए एक बात है कि वो जो पोस्ट डिस्काउंट है उसके लिए प्रायर एग्रीमेंट होना चाहिए, वो इनवॉइस से लिंक होना चाहिए। जब आपने उसको 100 रुपए का माल बेचा हो तो आपने सरकार को आउटपुट जमा कराया होगा 100 रुपए का, 100 रुपए पे, तो उसने आईटीसी भी 100 रुपए पे ली होगी। अब जब आपने उसको पोस्ट डिस्काउंट दे दिया तो आप अपनी बाद में सेल को कम करोगे, अपना आउटपुट कम करोगे। तो तुमने तो अपना आउटपुट कम कर लिया, लेकिन रिसिपेंट ने जो आईटीसी ली थी उसको भी कम करनी पड़ेगी। जब ऑल कंडीशन पूरी हो जाएगी ना, तो पोस्ट डिस्काउंट का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से बच्चों ये वैल्यूएशन चैप्टर था जो खत्म होता है। अब आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा आरसीएम, वैल्यूएशन, टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन स्कीम, आईटीसी, इनके मिक्स क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देखेंगे तो अपन कोई भी चैप्टर 10-10-15 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, ठीक है। अब अपन एक आईटीसी चैप्टर को मैं कल प्रॉपरली लूंगा और फिर इसके क्वेश्चंस करो, बड़े बड़े क्वेश्चन। और आप एक बार जैसे मैं कुछ बोलूँ तो आपको प्रॉब्लम्स पता होना चाहिए कि सर ये बोल, तो आप एक बार जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े उनको एक बार रिवाइज कर लो। कल एक बार आईटीसी और करा दूँ, फिर एग्जामिनेशन को छोड़कर आपका पूरा प्रैक्टिकल खत्म हो गया। और फिर इसके बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं जो पिछले 5 अटेम्प्ट में सीए के अंदर आए, एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें वो अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।